इस सत्र की अगली वक्ता के रूप में दिव्या विजय जी का नाम है। दिव्या विजय जी बहुत अच्छी कहानियां लिखती हैं। कई संग्रह हैं, दराजों में बंद जिंदगी, अलगोजे की धुन, तुम बारह बानी, बहुत से संग्रह चर्चित रहे हैं। और आपको शशि भूषण स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मैं बहुत सम्मान के साथ आपको मंच पर अपनी बात कहने के लिए आमंत्रित करती हूँ। दिव्या विजय जी। शुक्रिया श्रुति। नमस्कार सभी को। मैं अपनी बात शुरू करती हूँ। मैं एक लेखक हूँ, ये कहने के लिए कितने उतार चढ़ावों का सामना करना पड़ा है। बतौर लेखक यहाँ या कहीं भी खड़े होने के लिए मैंने लंबी यात्रा तय की है। प्रथमतः आत्मस्वीकृति। इस आत्मस्वीकृति तक पहुंचना बहुत सारी जटिलताओं का समावेश किए रहा है। लेखक होने के क्या नियम कायदे होते हैं, ये जानने समझने में वर्षों बीत गए। अब भी जान सकी ये दावा 100% नहीं कर सकती। लिख देना, छप जाना, क्या इतने भर से लेखक बना जा सकता है? वो क्या है जो किसी व्यक्ति को लेखक में बदल देता है? भीतर की हलचल, बाहर उंडेल देने की आतुरता, बाहरी क्षणों को पकड़ पाने की उत्सुकता। लिखते रहने के कई वर्षों बाद धीरे धीरे मुझे लगा कि मैं सचमुच लेखक हूँ। एनलाइटनिंग मोमेंट का कोई विशेष क्षण नहीं आया। उत्तरोत्तर ये सत्य जीवन में घुलता गया। किंतु लेखक बने रहने के लिए लिखते रहना आवश्यक है और लेखन के अपने संघर्ष होते हैं। लेखक के जीवन में द्वैत प्रकृति के फोर्स काम करते हैं जो लेखन से विमुख भी करते हैं और लेखन को गति भी देते हैं। रचनात्मकता हर कलाकार के भीतर अनिवार्य रूप से द्वंद्व की भूमि है। मैं जब लिखने बैठती हूँ तो महसूस करती हूँ कि कहानीकार मात्र कथाओं का रचयिता नहीं होता, वो अपने समय, समाज, संबंधों और आत्मा के गहरे संघर्षों का वाहक होता है। यदि रचनात्मक द्वंद्व की प्रकृति को देखें तो हर रचनाकार के भीतर दो सत्ताएं निरंतर टकराती हैं। एक जो आदर्श और मूल्यों को थामे रखना चाहती है और दूसरी जो जीवन की ठोस सच्चाइयों से टकराकर आगे बढ़ती है। परंतु एक कहानी के रचनात्मक अंतर्जीवन के सारे द्वंद्व साहित्यिक नहीं होते। लिखने के लिए जब भी मैं लैपटॉप खोलती हूँ तो मेरे नाम की पुकार मच जाती है। दुनिया भर के आवश्यक काम उसी समय आन खड़े होते हैं और लिखना पृष्ठभूमि में चला जाता है। मौन का आह्वान करती हुई मैं शोर के भंवर में समा जाती हूँ। अनलिखे शब्द, अधलिखे ड्राफ्ट विस्मय से मुझे देखते हुए बीत जाते हैं। मैं छिप जाना चाहती हूँ ऐसी जगह जिसे कोई आवाज न भेद पाती हो। मैं कल्पना करती हूँ आसमान की, पंछियों की, नदियों की, किंतु घिरा हुआ पाती हूँ खुद को कंक्रीट के जंगल से। लेखन को बिजली के स्विच की तरह ऑन या ऑफ नहीं किया जा सकता कि ये समय खाली है। यही लेखन के लिए नियत है। लेखन को चाहिए बगैर पूर्ण विराम वाला समय और अविराम दुनिया। किंतु मिलता क्या है? समय के टूटे फूटे अंश और टुकड़ा भर संसार। लिखने के लिए दूरबीन सी आंख चाहिए और चाहिए माइक्रोस्कोपिक दृष्टि, वो जो यात्राओं से पनपती है, यात्राओं में मिले अनुभवों से मिलती है। किंतु यात्राएं कहाँ हो पाती हैं? होती हैं ट्रिप्स जो अपनी बुनावट में मशीनी, उथली, जल्द बीत जाने वाली और एक दूसरे की नकल होती हैं। वहाँ अमूमन ऐसा कुछ नहीं घटता जो नहीं घटना चाहिए। वहाँ अक्सर ऐसे लोग नहीं मिलते या कहें कि लोगों को जानने का अवसर नहीं मिलता कि उन्हें किरदारों में उतारा जा सके। ना वो एकांत प्राप्त होता है कि आंतरिक एकालाप कर उसे सहेजा जा सके जो विचार तत्व को तर्क की आस्था देता है। यूं स्त्रियों में अकेले घूमने का चलन इन दिनों बढ़ा है, किंतु पुरुषों के मुकाबले अब भी ये प्रतिशत कम है। जितना है वो भी सुरक्षा और अंधेरे के अवरोधों से घिरा हुआ। ऐसा ही एक व्यवधान लोगों से बगैर अक्ल दौड़ाए बात करने का है। स्त्रियां चाहकर भी पुरुषों जितनी मुखर और बेतकल्लुफ नहीं हो पाती हैं। जब जिससे जी चाहा उसे जो चाहे बात कर ली, ऐसा नहीं हो पाता। कुछ तो हमारी कंडीशनिंग ऐसी होती है, कुछ अनुभवों के तीखे व्याघात ऐसा बना देते हैं। बची वे स्थितियां जहां संकोच त्याग कर हम बात कर लेते हैं, वहां उस बात का क्या बनेगा, कौन सी बात का अर्थ क्या लिया जाएगा, हम नहीं जानते। स्त्रियों की निजी बातचीत किसी भी कारणवश जब सार्वजनिक की जाती है तो निर्दोष बातों पर भी प्रश्न चिन्ह लग जाता है। चरित्र पर चंद्रमा कलंक की भांति आरोपित हो जाता है।
भली प्रकार न स्थानों का अन्वेषण हो पाता है न लोगों का। सीमाओं में बंधा लेखन कुछ समय पश्चात टहनियों के कंकाल जैसा प्रतीत होने लगता है, बगैर को पल का। कहानियों के लिए चाहिए ढेर सारी कहानियां, लोगों की जुबानी भी। अपनी आंख के साथ चाहिए दूसरी बहुत सी आंखें। आखिर दो आंखें कितनी भी खुली हों, वो सब नहीं देख सकती जो लेखन को विविधता दे सके। लेखन का सामर्थ्य केवल विचार से नहीं आता, वो हमारे जिए हुए अनुभवों, हमारी विफलताओं, हमारे पाने खोने और आत्म मंथन से निकलता है। आत्मा में अटकी फांस जैसी एक कसक मुझ में रहती है और मैं सोचती हूँ कि मैं कहाँ हूँ और क्यों हूँ। अगर मुझे लिखना है तो मुझे कहाँ होना चाहिए। मैं लेखकों की आत्मकथाएं उठाती हूँ, गुजरती हूँ उनके लेखन यात्रा से, पढ़ती हूँ वे कैसे लिख पाए, सोचती हूँ क्या मैं भी वैसे ही लिख पाऊंगी। उनके जूतों में पांव रखती हूँ, जूते मेरे माप के नहीं तो उतार छोड़ती हूँ। सबके संघर्ष अलग हैं, उन संघर्षों से पार पाने की तरीके भी भिन्न होंगे। मैं अपने इर्द गिर्द दृष्टि करती हूँ, क्या मेरे संघर्षों को स्वीकृति मिलेगी। याद पड़ता है किसी ने कहा था कि तुम्हारे जीवन में कोई दुख नहीं है, पीड़ा नहीं है, अभाव नहीं है, लिखोगी क्या और कैसे। एक ने नहीं बहुत लोगों ने ये कहा, मेरे लिए नहीं बहुत सारी लेखिकाओं के लिए कहा। खाई पी अघाई औरतों वाली बात बहुत पुरानी नहीं है, अब भी गाहे बगाहे सुनाई पड़ जाती है। किंतु किसी का जीवन ऐसा नहीं जो अभाव रहित हो। उन अभावों पर उंगली रख उन्हें चीन पाना सहज साध्य नहीं। बहुत कुछ होते हुए भी जो अनुपस्थित होता है, मन उसी पर अनुरक्त रहता है। ये अनुपस्थिति अपने जीवन के अतिरिक्त किसी और के जीवन की भी हो सकती है। लेखक उन अनुपस्थितियों को थाम कर अभावों की अजानी पगडंडियों पर नंगे पांव चलते हुए राह में पड़े कांटों से लहूलुहान होते हुए लिखता है। ये कंटक जो खरोंच देते हैं, उसी की हलिश से बहता है लेखन। लेखन अयोग का योग है, अप्राप्त की प्राप्ति है, कच्चे लोहे का आघात है, कंकु जल की पुकार है। और ये बात भी उतनी ही सच है कि एक लेखक की खाल अच्छी खासी मोटी होनी चाहिए, तभी वो लिख सकता है। अन्यथा उपहास उत्प्रास के प्रहार उसके लेखन को खत्म कर सकते हैं। ये दीगर बात है कि ये बात इस बात के ठीक विपरीत है कि लेखक को संवेदनशील होना चाहिए। जीवन की क्लिष्टताएं, विकटताएं और विद्रूपताएं लेखक को अंततः सख्त बना ही देती हैं। उसकी अनुभूति प्रवणता पर राहु स्पर्श हो जाता है। लेखक के लिए उसका लेखन सबसे अधिक वेद्य होता है। कभी कभी सबसे बड़ा प्रश्न यही होता है कि अपने निजी सत्य को कितना साझा करूं, कहाँ तक उसे सार्वजनीन बना दूं। कई बार सामाजिक दबाव, परंपरा और आधुनिकता के बीच झूलती मानसिकता यही रचनात्मक द्वंद्व गहरा देती है। लेखक जब लिखता है, अपना निज खोले ना खोले, अपनी विचार प्रक्रिया का निज अवश्य खोल कर रख देता है। चाहे ना चाहे लेखक को उसके विचारों के तराजू पर तौला ही जाता है। कोई भी लेखक इससे बच नहीं पाता। लिखते हुए कभी लगता है आत्मस्वर इतना मुखर हो गया कि समाज का स्वर पीछे छूट जा रहा है, तो कभी सामाजिक जिम्मेदारी के बोझ से अपनी निजता दब जाती है। यही संतुलन साधने की कोशिश मुझे रचने और फिर सोचने के लिए बाध्य करता है। और प्रयत्न मेरा भी यही रहता है कि किसी बात का असर बगैर ठंडी वस्तुपरकता से लिख सकूं, लिख देने के परिणाम से पृथक होकर। परिवार, मित्रों, पाठकों का मेरे लिए क्या मत होगा, इस बोझिल विचार से एक निश्चित दूरी बनाकर फिर भी कभी कभी विचार आ ही जाता है कि इस विषय पर लिखूं कि नहीं। मॉरल कंपासिंग का अंदेशा, औचित्यहीन लेखक का ठप्पा लग जाने का खटका, आलोचना की आशंका। डायरी प्रकाशित होने जा रही थी, तब कई पन्नों पर यह ख्याल आया, कुछ एक कहानियां लिखते समय भी। हालांकि मेरा वोट हमेशा लिखने के पक्ष में ही गया, पर नफा नुकसान वाला भाव कई दफा कौंध जाता है। लिखने की आकांक्षा का जन्म हुआ तो बिना लिखे कैसे रहा जाएगा। मस्तिष्क में विचार का बीजारोपण होते ही रचना का आरंभ माना जा सकता है। हर रचनाकार के भीतर एक और संघर्ष होता है, कुछ नया कहने की चाह और परंपरा का आदर। कभी वो बिल्कुल नया रास्ता अपनाता है तो कभी अपनी जड़ों से लौटकर ताकत लेता है। नवीनता और परंपरा का ये द्वंद्व उसकी रचनात्मकता का तापमान तय करता है। अक्सर वही रचना सबसे सशक्त होती है जो इस विरोध के बीच भी अपनी सच्चाई बनाए रखती है। किंतु अड़चनें दूसरी भी तो हैं। प्रकाशक की मांग, बाजार का झुकाव, ये दुविधा विषय, शैली इत्यादि से लेकर भाषा के स्तर तक खड़ी मिलती है। हमारे बहुभाषिक समाज में कहानीकार के सामने एक और चुनौती है, अभिव्यक्ति के लिए सही भाषा, सही स्वरूप और सही लय का चयन। मेरे भीतर अक्सर प्रश्न उठता है
कि क्या मैं उस भाषा में लिखूं जो मेरे मन की मिट्टी से जुड़ी है या उस भाषा में जो पाठकों तक आसानी से पहुंच जाती है। भाषा समाज की पहचान होती है, पर सर्जनात्मक विकास से ही उसका चरित्र बनता है और समकालीन नवरूपायन संभव होता है। अपने युग की सृजनात्मक आकांक्षाओं की पूर्ति भी इन्हीं से होती है। भाषा में बातूनी स्थानीयता की गंध बचाना और समकालीन लोच का स्वाद देना, इन दोनों के बीच संतुलन साधना सचमुच कठिन है। यहाँ याद आता है कि मेरे किताब के शीर्षक को प्रकाशक ने बदलने का सुझाव दिया था। कुछ शब्दों को, शब्द युग्मों को जो उन्हें पारंपरिक शब्दकोश में नहीं मिले या उन्होंने कम सुने हुए थे, वे बदल देना चाहते थे। कुछ कहानियों का अंत संपादक बदलना चाहते थे, तो किसी ने विषय आधारित लेखन की मांग की। किंतु किसी कृति का मूल स्वर कैसे विकसित होगा, ये निर्णय अंततः मेरा ही रहता है, प्रकाशक और बाजार की मांग से परे जाकर। लेखन प्रगल्भता का संस्कार भी है, अविचलन की टेर भी है, अवहेलना का भाव और हठीलेपन की सत्ता भी है। रचनाकार को पाठकों से उन बातों पर भी मुखातिब होना चाहिए जिसके बारे में बात करते हुए डरते हैं या असहज हो जाते हैं। जब मैंने मगरिबी अंधेरे लिखी, तब पाया कि मृत्यु पर बात करना सभी के लिए उतना सहज नहीं। मृत्यु जीवन का अनिवार्य किंतु रहस्यमयी अंत है, जो आकर्षण और भय दोनों जगाती है। जब कहानी मानव जीवन के विविध पहलुओं को समझने का माध्यम है, तो मृत्यु भी उसके अध्ययन और चिंतन का अपरिहार्य हिस्सा है। मगरिबी अंधेरी की नायिका का मृत्यु को चुनने का असर पाठकों पर ऐसा बैठा कि वे मुझसे पूछने लगे कि आप अपने जीवन से निराश हैं क्या। आलोचना कहानियों पर ही नहीं, मेरे अपने स्वभाव पर भी मिली है। एक लेखक ने मुझसे कहा, तुम घर परिवार में रमी हुई हो, ये स्वभाव तुम्हारे लेखन को ले जाएगा, तुम्हें उनसे कुछ दूरी बरतनी चाहिए। मैं सोचती हूँ कि क्या अपने उत्तरदायित्वों से मुंह मोड़कर ही अच्छा और निष्ठावान लेखक बना जा सकता है? हाँ, जो अकेले रहते हैं उनके पास लिखने का अधिक समय और अवसर दोनों हैं, किंतु जो दायित्व स्वयं आगे बढ़कर लिए हैं, प्रेम से भरे हों, उन्हें दरकिनार कैसे किया जा सकता है? मैं उनकी ओर देखती हूँ जो मुझ पर निर्भर हैं, अपनी ओर देखती हूँ जिसके जीवन का उत्तम लेखन है। लेखक अपने लेखन की प्रशाखा होता है। लेखन और कर्तव्य में संतुलन बनाने की जटिलताएं, गुलझटें, व्यथाएं, वेदनाएं, कातरताएं, असंतोष, तिलमिलाहटें और व्याकुलताएं नेट स्टिच के फंदों की भांति भाव भाव शब्दों का पैटर्न बुनते हैं। लेखन संतुलनों का सद्भाव है, प्रतिलोमों की संगतता है। लेखन में वंध्या हो जाने की स्थिति से साक्षात्कार की शिकायत सभी लेखकों को होती है। तब लिखना लेखन के बारे में बात करना भी मुश्किल जान पड़ता है। मैंने भी ये वक्त देखा है, पर इसका विपरीत मुझे अधिक दुस्सह जान पड़ा। मन के तलघरे में दबे पड़े कई विषय जब एक साथ खड़े होते हैं, तब किसको पहले लिखूं, कौन सा विचार पहले कहानी हो जाने का पात्र है, ये फैसला लेने के द्वंद ने राइटर्स ब्लॉक जितना ही सताया। उसमें भी ये डर कि एक के लिए तलघरे का दरवाजा पहले खोलने पर दूसरे विषय अपने लिखे जाने के इंतजार में एक दूरी बना लेते हैं, और जब मैं उन तक पहुंचती हूँ, तब खुद के प्रति अनास्था की पीड़ा से पीड़ित उनकी बड़ी मनुहार करनी पड़ती है। जब तक मैं अपने देश में रहती थी, ऐसे लिख पाती थी जैसे जन्मते ही मेरे भीतर शब्द बहने लगे और लिखना सीखते ही मैं लिखने लगी। वहां रहते मेरे लेखन पर कभी विराम नहीं लगा। समय पाते ही, बल्कि समय पाए बगैर भी मैं लिखती थी। समय की प्रतीक्षा के अधीन मैं कभी नहीं रही। शब्द खुद ब खुद उतरते थे, एक पड़ाव के बाद अगले पड़ाव तक पहुंचने का ऐसा निर्भीक उछाल कि अपनी ही गति पर आश्चर्य होता। ना लैपटॉप की, ना एकांत की, ना मूड की आवश्यकता। लेखन को स्थगित करने का कोई बहाना नहीं। जब जहां जैसा अवसर मिला वहीं लिखने बैठ गई, ज्यों मेरी गर्भनाल लेखन से जुड़ी हो। जब देश से बाहर गई, वे बंधन ढीले पड़े। अपने स्थान से उखड़कर नई जगह स्वयं को जा रोपना। मन कैसा तो डांवाडोल रहता। इन दो देशों के बीच दूरी भले ही अधिक ना हो, वक्त का अंतराल भी 1.5 घंटे का ही, पर मन के भीतर इतने बड़े अंतराल ने घर कर लिया कि नापे नहीं नापा जा सकता। जिस जमीन से मैं जुड़ी रही, वहां के संकट, समस्याएं, समाधान सब भिन्न थे। मैं जहां रही, धमनियों में जो स्थान बहता रहा, लिखने की जमीन और अंतः प्रेरणा दोनों बना रहा। उससे अलग होकर लिखना अब इतने वर्षों बाद भी मुझे कठिन लगता है। जहाँ के हम होते हैं वहां से उखड़ जाते हैं, जहाँ के नहीं होते वहां सर्वाइवल के लिए जगह तो बना लेते, जड़ें जमा तो लेते हैं, किंतु रहते आउटसाइडर ही हैं।
भौतिकताओं से घिरे शहर में रहते हुए, जहां पग पग पर दिखावे और टीम टाम के सिवा किसी को कुछ नहीं सूझता, वहां लिखने के लिए गहन बारीक बातें चुनना असंभव ना सही कठिन अवश्य है। यहाँ व्यक्ति को व्यक्ति से, उनकी विचार श्रृंखला को एक दूसरे से अलगाना मुश्किल है। यहाँ जो बातें हैं वे मुझे लिखने के लिए वैसे प्रेरित नहीं करती। अपने देश में रहते हुए जो आप ही पारदर्शी हो उठता था, लेखन के कैटलिस्ट हर जगह विद्यमान रहते थे। उजाड़पन की छाया यहाँ सब जगह सब चीजों में ऐसी है कि वही उत्प्रेरक यहाँ खोजने पड़ते हैं। यूं बाहर से देखें तो अब लिखने के लिए ज्यादा बातें हैं, किरदारों को रंग देने के लिए शेड्स भी ज्यादा हैं। अलग अलग राष्ट्रीयताओं के लोगों से रोज दिन मिलते हुए कितनी ही बातें कौंधती भी हैं, पर वो मन कहाँ से लाऊं जो लेखन से बद्ध था और अतृप्तता में भी संपूर्ण शांत रहता था। अक्सर सोचती हूँ सांसारिक कामों में रमे रहकर लिखना संभव है कि नहीं। संभव हो या असंभव विकल्प नहीं है। मैं एक महानगर में रहती हूँ। महानगर अजदहे की तरह सब निगल जाते हैं, मनुष्य की आत्मा को, उसके समय को, प्रेम को, संबंधों को महसूस करने की क्षमता को। महानगर एक ऐसी जगह है जहाँ कुछ बनने पाने की होड़ में, कुछ पा लेने की आकांक्षा में समय मुट्ठी से रिश्ता जाता है, पर ठीक से हिसाब किया जाए तो वो कुछ इतना भर होता है कि जीवन एक लय में चलता रहे। लेखन लेखन से व्यवहारिक जीवन की लय संभव हो पाती तो कितना अच्छा रहता। मैं कल्पना करती हूँ कि लेखन का तालमेल आर्थिक पक्ष से बैठ जाए तो लेखकों के आगे चुनने की दुविधा कुछ तो कम होगी। बेहतर लिखा जा सकेगा, अधिक लिखा जा सकेगा। लेखक को नाकारा समझने की प्रवृत्ति भी शायद खत्म हो जाए। अगर किसी रोज सचमुच ही जरूरत आन पड़े तो सत्य यही है कि लेखन से मेरा गुजारा संभव नहीं हो सकेगा। मेरे जीवन में लेखन के अलावा कोई भी दूसरा काम इसी असंभव का परिणाम है। कुछ पाने का अर्थ सदा सदा कुछ और खोना होता है। घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, एक वृत्त, कभी ना खत्म होने वाला चक्र, जिसमें जीवन इस तरह रुद्ध हो जाता है कि बाहर आने के सारे रास्ते धीरे धीरे मिटने लगते हैं। दफ्तर एक रस होते हैं, वे सर्जनशीलता को स्याही चटे की भांति सोख लेते हैं। वहां व्यक्तित्व के उन आयामों का कोई अर्थ नहीं होता जो धनोपार्जन में सहयोग नहीं देते। वहां व्यक्ति सिर्फ एक मशीन हो सकता है जिसे इनपुट को अधिक से अधिक आउटपुट में तब्दील करना है। वहां काम के अतिरिक्त उठते हुए ख्यालों को सुला देना पड़ता है क्योंकि वे काम में बाधा डालते हैं। इन सब के बावजूद अधिक दिनों तक किसी लेखक को अलेखक बनाए रखना बड़ा कठिन है। लेखन अंगीठे की आंच है जो सुलगती रहती है। बगैर लिखे भी वो सोते जागते चलते फिरते बहरहाल लेखन में ही मुब्तला रहता है। जब समाज अन्याय, भेदभाव या असमानता से जूझता है तब रचनाकार का मन भी बेचैन हो उठता है। वो सोचता है अपनी कलम से किस तरह हस्तक्षेप करे। ये द्वंद्व उसकी रचनाओं में कभी विद्रोह के रूप में, कभी मूक संवेदना के रूप में झलकता है। लेखन अनवरत आवेग है। जैसे रोशनी की किरण खोबार तक पहुंचने की राह खोज लेती है, ठीक उस तरह नित जीवन में भी खिड़कियां खुलती हैं जब पात्र आप ही चलकर हाथ थाम लेते हैं। कहानियां लोग स्वयं लेकर चले आते हैं, अपने जीवन की, दूर दराज के देशों की, हृदय के प्रकोष्ठों की। जब उनको मालूम पड़ता है मैं लिखती हूँ तो हठात ही वे बतरस के ललचौहे ओढ़ते हैं। मेरी अनेक कहानियों की पृष्ठभूमि यूं ही मिली। यारेगार का पता दिया था अफगानिस्तान से आकर बैंकॉक में बस गए एक व्यक्ति ने। प्यार की कीमिया को निरावृत्त किया था रशिया से आई एक कामलेखा ने। हाल ही में मुझे एक व्यक्ति मिला जो अपने देश की सुरक्षा व्यवस्था संभालता है और अपनी सुरक्षा के लिए बॉडीगार्ड लेके चलता है। अति व्यस्त जीवन, परंतु ऐसा प्रेमिल मन की पत्नी को प्रसन्न करने के लिए, उसे सरप्राइज देने के लिए नाना प्रकार के पत्थर चुनता रहा। यूं सहसा मुझे मिल जाते हैं स्त्री और पुरुषों के मन के अनदेखे अनसुने कोने जो अनूठे होते हैं। लेखन गोपन का अनावरण है, किंतु यहाँ भी एक असमंजस आन खड़ा होता है। दूसरों के जीवन को लिख देना उनके प्रति कुघात तो नहीं। सभी लोग तो कहानी हो जाने के अनुकांक्षी नहीं होते। कुछ सिर्फ अपनी बात कहकर आगे बढ़ जाते हैं, अनुमति की मोहलत तक नहीं देते। मन ललकता है, लिख देना चाहता है, किंतु सही गलत का प्रश्न आ खड़ा होता है। कितनी ही ऐसी कहानियां लिखे जाने की अपेक्षा में या विदा की अभिलाषा में प्रतीक्षारत हैं। वे अनावाहित किंतु प्रिय अतिथि की मानिंद हैं। मौलिकता का प्रश्न भी मेरे लिए बड़ी ऊहापोह है। जो लिखना चाहती हूँ वो पहले लिखा तो नहीं जा चुका,
जब भी लिखना शुरू करती हूँ ये प्रश्न मेरे सामने जरूर आ खड़ा होता है। कई दफा होता है कि सत्य को व्यापक सत्य बनाने की प्रक्रिया में दो या दो से अधिक लेखक एक ही विषय पर कलम चलाते हैं। कभी अजाने ही ऐसा हो जाता है, क्योंकि समान परिस्थितियों में मनुष्यों की प्रतिक्रिया भी मिलती जुलती हो सकती है। हालांकि संप्रेषण प्रणाली भिन्न होती है और पाठक से उसकी रागात्मकता भी। तो कभी जानते बूझते ये होता है कि उसी विषय पर जो पहले लिखा जा चुका है वो लेखक को विषय के प्रति न्याय करता प्रतीत नहीं होता, अथवा उस विषय पर नई रचनात्मक संभावना उसे दिख पड़ती है। तर्क दिया जाता है मौलिक कुछ नहीं, सब कुछ पहले लिखा जा चुका है, किंतु उस अमौलिक में लेखक का भिन्न दृष्टिकोण जागृत होता है और उन्हीं परिस्थितियों का एक और सृजनात्मक प्रत्युत्तर वो देने लगता है। लिखा हुआ सब कुछ प्रकाशित होना आवश्यक नहीं है, और प्रकाशित होना आवश्यक है भी कि नहीं ये सवाल अलग है, लेकिन प्रकाशित होना और कुछ करता हो या ना करता हो, लिखने के लिए प्रेरणा स्रोत जरूर बन जाता है। एक चक्र की प्रकाशित होने के पश्चात पाठक पढ़ेंगे, अपनी प्रतिक्रिया से अवगत करवाएंगे, किंतु अब एक प्रश्नात्मकता घेर लेती है, लिखा हुआ कहाँ प्रकाशित होगा, प्रकाशित हुआ भी तो कितने लोगों तक पहुंचेगा, ऑनलाइन छपेगा तो उसकी भी कितनी सी शेल्फ वैल्यू होती है, अगले रोज कुछ नया आ जाता है। प्रतियोगिता किससे करें जब एआई ने उर्वरता और रचनात्मकता को ही चुनौती दे दी है। कभी कभी लिखने छपने का पूरा प्रसंग ही बेमानी सा लगता है। ना लिखने से चेतना का स्वभाव बदल रहा है, ना लोगों की परिस्थितियों के प्रति सोच, बल्कि ओवरथिंकर का टैग और मिल जा रहा है। सारे लेखन को ही ज्यादा सोचने के साइड इफेक्ट कहकर समाज में हस्तक्षेप करने के उसके अधिकार को खारिज कर दिया जाता है। निर्मल ने कहा था कि साहित्य पाठक को पानी नहीं देता, वो उसे उसकी प्यास का बोध कराता है। किंतु अब पाठकों की प्राथमिकता ही बदल गई है। पहले जिन लोगों के एकांत की साथ ही मात्र किताबें होती थी, अब उनके एकांत में तकनीक ने दखल देकर उनकी रुचियों को बदल दिया है। लोग पढ़ने की बजाय देखने को तरजीह देने लगे हैं। हर विषय जब दृश्य में बदल रहा है, दृश्य भी ऐसे जिन तक आप पहुंचना चाहें या ना चाहें वे आप तक जरूर पहुंच जाएंगे। सारी सूचनाएं, सारे समाचार जब एक क्लिक भर भी दूर नहीं रह गए हैं, सबका अटेंशन स्पैन इतना छोटा हो गया है, ऐसे में ये ख्याल अक्सर आता है, लिखा हुआ बार बार पढ़ती हूँ, असंतुष्ट होकर काट काट पीट करती हूँ, कभी फिर से लिखती हूँ। मेरा यही रचनात्मक द्वंद्व बार बार स्वयं का परीक्षण करने पर विवश करता है। हर कहानी के बाद मैं खुद से पूछती हूँ, क्या मैं अब भी अपने भीतर के सत्य और संवेदना के प्रति ईमानदार हूँ, या सिर्फ अपने परिवेश की गूंज बनकर रह गई हूँ। यही आत्ममूल्यांकन मुझे नएपन की दिशा में ले जाता है, यही मुझे नए प्रश्नों तक पहुँचाता है, नए उत्तर खोजने की प्रेरणा देता है। मैं न समाज से भागती हूँ, न अपने अनुभवों से। मेरे लिए रचनात्मकता आत्म साक्षात्कार और सामाजिक उत्तरदायित्व का संगम है। इसी में मैं सांस लेती हूँ, संघर्ष करती हूँ, गिरती हूँ, फिर उठती हूँ। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद दिव्या जी। आपने बहुत सुस्पष्ट, सुव्यवस्थित बातें जो है सुंदर भाषा में प्रस्तुत की, और बहुत सुंदर ढंग से स्त्री के पक्ष से लेखक बनने की प्रक्रिया को आपने विस्तार से बताया, और साथ में कई लिखने के बीच में जो कितनी बार दो ध्रुवों के बीच में जीवन या लेखन अटक जाता है, इसकी चर्चा आपने की। वो जो दो ध्रुव, कल्पना और यथार्थ, परंपरा और इतिहास, आत्म और सामाजिक, बहुत तरह के द्वंद्व हैं। एक जो बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही, ये बात स्त्री होने की वजह से कई बार जब हम लिखते हैं, एक मामूली फेसबुक पोस्ट भी लिखते हैं, तो ये एक दबाव रहता है कि हम जो लिख रहे हैं उसको मान लिया जाएगा कि ये हमारा स्त्रियों का निजी, जो भी हम लिख रहे हैं उसको निजी के आवरण में ढाल के देखा जाता है। तो बहुत सी नई बातें आई। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।